आए थे। अब कैसे बताएं, कर्जा वसूल करने आए थे, वो भी तुमसे। वो बस ऐसे ही आपसे मिलने की इच्छा हुई थी तो मैं आ गया आपके पास में। यदि आप कर्ज की बात करने आए थे तो आप चिंता ना करें। इस साल राज्य में अच्छी फसल हुई है और बहुत जल्द हम कर्ज चुका देंगे। ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात है। तो ठीक है महाराज, जब आपको ठीक लगे चुका दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, आप आराम कीजिए। राजा हरि सिंह वहां से चला जाता है। सागर राजा की बेटी से पूछता है, वैसे आप कौन हैं? मेरा नाम नंदिनी है, मैं राजा हरि सिंह की बेटी हूँ। लेकिन आपने सफेद साड़ी पहनी है, आप विधवा कैसे हुई? 1 साल पहले मेरे पति की एक बीमारी से मौत हो गई। मेरा एक 1.5 साल का बेटा है। मैं अब यही अपने मायके में रहती हूँ। अब देखिए, आपने मेरी जान बचाई है। अब यूं तो मेरे पास बहुत सारी दौलत है, पर इस समय आपको देने के लिए कुछ नहीं है। पर फिर भी मैं आपको कुछ भेंट देना चाहता हूँ। कहीं मुझको ना भेंट कर देना भाई। इस बक्से में ये देखिए, इसमें एक कीमती चीज है, इसे आप अपने पास रखिए। अरे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं 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 नहीं, आपने मेरी जान बचाई है, इतना तो बनता है। नंदिनी वो भेंट ले लेती है। ठीक है, तो अब आप आराम करो, मैं चलती हूँ। नंदिनी वहां से चली जाती है और अपने पिता के पास पहुंचती है। उसके पिता एक सभा में बैठे हुए थे। अरे बेटी, वो सागर जी कैसे हैं? वो अब ठीक है। जान बचाने के बदले में उन्होंने कोई भेंट दी है। पता नहीं इसमें क्या है। जरा देखो, क्या है इस बक्से में? नंदिनी वो खोलकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस बक्से में एक कटार थी। हे भगवान, ये क्या हुआ? ओह, उन्होंने कटार भेंट की है। इसका मतलब ये हुआ राजा जी कि आपकी बेटी का विवाह हो गया है उनके साथ जिन्होंने ये कटार भेंट की है। अरे ये सब कुछ अनजाने में हुआ है। ऐसे कैसे विवाह हो गया? महाराज, अब प्रथा तो यही है। राज्य की प्रथा के अनुसार अब आपकी राजकुमारी विवाहित हैं। राजा जल्दी से सागर के पास जाता है। राजा की बेटी भी उनके साथ जाती है। सागर जी, आपने हमारी बेटी को एक कटार भेंट की है। आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? अब देखिए, वो कटार सोने की थी और मेरे पास फिलहाल और कोई कीमती चीज नहीं थी भेंट करने के लिए। मैंने उपहार के तौर पे वही दे दिया। आप व्यापारियों के लिए कटार केवल एक वस्तु होगी, लेकिन राज परिवारों में ऐसी प्रथा होती है कि यदि कोई पुरुष किसी अविवाहित या विधवा स्त्री को कटार या तलवार भेंट करे तो इसका अर्थ होता है उन दोनों का विवाह संपन्न हो गया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? शादी मुबारक हो। अरे तुम चुप रहो। और करो बिना सोचे समझे काम। बड़े आए उपहार देने वाले। हाँ? देखिए राजा जी, ये सब तो अनजाने में हुआ है ना। मैंने कोई जानबूझकर तो नहीं किया। वो तो हम भी जानते हैं, पर ये बात सबके सामने खुल गई है कि कटार तुमने दी है और पूरे राज्य में ये बात फैल गई है। अब मेरी बेटी की पूरे राज्य में बदनामी हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? अब एक ही रास्ता है।
आपको सच में मेरी बेटी से विवाह करना ही होगा। राजा जी, मैंने अपने गुरु के सामने कसम ली है कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा। अरे पर मेरी बेटी का सम्मान, उसकी परवाह नहीं है आपको? कैसे निर्दयी इंसान हैं आप। हे भगवान, ये तो धर्म संकट हो गया। अब मैं करूं तो करूं क्या? बुरे फंसे तुम। अरे तो तुम ही बताओ ना, क्या करूं? एक तरफ है स्त्री का सम्मान और दूसरी तरफ गुरु को दिया हुआ वचन। दोनों ही बहुत जरूरी हैं। लेकिन अगर गुरुदेव होते तो वो स्त्री के सम्मान के लिए वचन तोड़ने की अनुमति दे देते। क्या मतलब मुझे? मतलब तुम्हें नंदनी से शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, और नंदनी बेटा, क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? जी, पर मेरी शर्त ये है कि मैं अपने बेटे को अपने साथ ले जाऊंगी। ठीक है, अब आप और आपका बेटा दोनों मेरी जिम्मेदारी हैं। इस तरह सागर की नंदिनी के साथ शादी हो जाती है। जब सागर नंदिनी को लेकर मानिक की हवेली पहुंचता है तो वहां बखेड़ा हो जाता है। अरे तुम्हें व्यापार इसी शर्त पर दिया था कि तुम परिवार नहीं बनाओगे। तुम तो एक कदम आगे निकले, बना बनाया परिवार ले आए। माफ कीजिएगा सेठ जी, परंतु मेरी मजबूरी थी। लेकिन आप चिंता न करें, मेरी आपके व्यापार पर नजर बिल्कुल नहीं है। आपका बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो वही व्यापार संभालेगा, और मेरी नंदनी का जो बेटा है वो आपकी इस जायदाद पर हक नहीं जताएगा। ये मेरा वादा है। अरे क्या भरोसा तुम्हारा, एक वचन तो तुम तोड़ ही चुके हो। अगली बार फिर से बोलोगे मेरी मजबूरी है। क्या करेगा मेरा बेटा, क्या खाएगा मेरा बेटा? नहीं तो। मानिक के मन में डर बैठ गया था, लेकिन सागर के मन में कोई लालच नहीं था। उसने उस गांव में हवेली के पास ही एक घर बना लिया था, जिसमें वो नंदिनी और उसके बेटे के साथ रहता था। सागर ने उसको अपने बेटे की तरह ही पाला। उसके गले में एक माला डाली हुई थी। यहाँ मानिक का मुंशी उसे भड़का रहा था। अभी भी आप इस आदमी पर कैसे भरोसा कर रहे हैं मालिक? अरे भाई, जिसने अपना पहला वचन तोड़ा, क्या पता वो अपना दूसरा वचन भी तोड़ दे और धीरे धीरे करके आपका पूरा व्यापार हड़प ले और आपको बोल दे नमस्ते। अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए, एक बात याद रखिए, यह व्यापार भले ही आपके परिवार का है, लेकिन काम सारा सागर ने किया है। आप तो सिर्फ खटिया पर लेटे रहते हैं। अगर वो इस व्यापार पर हक जताता है तो पलड़ा उसी का भारी होगा। सही कहा तुमने। वही तो, इसीलिए मैं कह रहा हूं मालिक, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, नहीं तो बाद में अब अगर सागर को काम से निकाल दिया तो बड़ा होकर उसका बेटा व्यापार पर हक जताएगा, क्योंकि व्यापार को बढ़ाया तो उसके पिता ने है। हाँ, सही कहा आपने। तो फिर एक काम करो, उसके बेटे को ही गायब कर दो। हैं? मतलब उसको अगवा करके टोकरी में रखकर नदी में बहा दो। हाँ, जाओ। मनोहर उसकी बात मान लेता है। वो रात के अंधेरे में सागर के घर जाकर उसके बेटे मोहन को अगवा कर लेता है और उसको नदी के पास ले जाकर बहा देता है। अब रास्ता
साफ हो चुका है मेरा। मानिक के आदेश पर मनोहर सागर और नंदिनी को धक्का मारकर गांव से बाहर निकाल देता है। कुछ समय बाद ही मानिक को अपने पाप का फल भुगतना पड़ता है। मानिक का खुद का बेटा एक बीमारी के कारण मर जाता है। मौका देखकर मनोहर मानिक से सारी जायदाद छीन लेता है। सागर और नंदिनी राजा हरि सिंह के पास रहने लगे थे। वो तोता भी उन्हीं के साथ था। कई सालों से वो तोता रोज उड़ता हुआ दूर दूर तक यात्रा करता है, इस आशा में कि एक दिन नंदिनी का बेटा उसको मिल जाएगा। ओ, तो ये बात है, मतलब कि मेरा मोहन आपका नाती है। बिल्कुल सही समझे तुम। ये सब सुनकर रवि की आंखें भर आती है। महाराज, मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला है। मैं उसको खुद से अलग नहीं कर सकता हूँ। नहीं 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 नहीं। देखो, तुम्हें इस गांव के भलाई के लिए ये करना ही होगा। मतलब ये कि मानिक के बेटे की मौत के बाद मुंशी मनोहर ने व्यापार को हड़प लिया। कुछ समय बाद मानिक की भी मौत हो गई। अब मनोहर गांव में आम लोगों को कर्ज देकर उनसे 5 से 6 गुना ब्याज वसूलता है। आसपास के गांव में किसानों से गुंडे भेजकर वसूली करता है करगी, और बहुत सारे किसानों की जमीन भी हड़प चुका है। गांव वाले मदद के लिए राजा जी के पास आते हैं। वही तो, और इसीलिए हमने फैसला किया है कि उस गांव को उसके आतंक से आजादी दिलाएंगे और वो व्यापार उसको देंगे जिसका उस पर हक बनता है, अर्थात मोहन को। अगले दिन रवि मोहन को राजा के दरबार में लेकर आता है। वहां पर नंदिनी और सागर मौजूद थे। पिताजी, ये दोनों कौन हैं? बेटा, यही तुम्हारे असली माता पिता हैं। हाँ, मैं कुछ समझा नहीं पिताजी। रवि मोहन को भी सारी कहानी बताता है। मोहन भी अपने असली माता पिता से मिलकर बहुत खुश था। अब समय है मनोहर को उसके किए की सजा देने का। राजा हरि सिंह मनोहर की हवेली में अपने सैनिक भेजते हैं। मनोहर के गुंडे और हरि सिंह के सैनिकों के बीच लड़ाई होती है, जिसमें हरि सिंह के सैनिक जीत जाते हैं और इसके बाद मनोहर को बंदी बनाकर हरि सिंह के सामने लाते हैं। अरे ये सब क्या कर रहे हो तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, छोड़ो मुझे। शांत हो जाओ मनोहर, शांत। बस बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। हम यहाँ न्याय करने आए हैं और इस व्यापार का जो असली हकदार है वो भी अब आ चुका है। इस सारी जायदाद का केवल एक मालिक मैं हूँ। तुमने इस सब को पाने के लिए एक माँ से उसके बेटे को अलग किया। इंसान को अपने बुरे कर्मों का फल मिलता है। मानिक ने आदेश दिया था एक नन्ही सी जान को नदी में बहाने का। उसके कर्म का फल उसे मिल गया, उसका सब कुछ छिन गया। तुम्हारे पाप का घड़ा तो 18 साल से भर ही रहा है, तुम्हें भी आज उसका फल मिलेगा। सैनिकों, ले जाओ इसे और कारागार में डाल दो। ले जाओ। हरि सिंह ने मनोहर को कारागार में डाल दिया था। सागर ने जिस व्यापार को अपनी मेहनत से बढ़ाया था, उसे अब मोहन संभाल रहा था।
मैं जायदाद को नहीं पाना चाहता। लेकिन क्यों बेटे, मैंने इसे बढ़ाया और इस पर अब तुम्हारा ही तो हक है। उन साधु ने मानिक को यह वचन दिया था कि आप सिर्फ व्यापार संभालेंगे, कभी उस पर हक नहीं जताएंगे। तुम सही कह रहे हो बेटे, लेकिन बेटा, जो पाप मानिक और मनोहर ने किया है उनका क्या? अब और कोई नहीं है इस जायदाद के लिए। तुम एक अकेले हकदार हो, इकलौते। अगर कोई और वारिस नहीं है तो इस संपत्ति का दान किया जाए, गांव वालों की सेवा के लिए। बस यही मैं चाहता हूं। वाह बेटा वाह, तुम्हारे अंदर खून भले ही मेरा नहीं है, लेकिन विचार बिल्कुल मुझसे मिलते हैं। वाह, ठीक, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। शाबाश बेटे, शाबाश।